जी हेलो, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मेंटोर स्पीक और मैं हूं अहमद गयास। मैं माज़रत चाहूँगा कि तकरीबन 1 महीने तक कुछ ऊपर हो गया कि मैं कोई फॉर्मल वीलॉग अपलोड नहीं कर सका, लेकिन इस दौरान कुछ वीडियोस, वो बाहर की सैर तफरीह की और शॉर्ट्स मैं रॉ फॉर्म में अपलोड करता रहा हूं। और अगर आपको देखने का इत्तेफाक हुआ हो, वरना कभी मौका मिले, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे जो मैं चंद हफ्ते पहले होकर आया हूँ। ये अफ्रीका के 2 मुल्क थे जिनके लिए मैंने प्लान किया था, और प्लानिंग मेरी में तीसरा मुल्क भी था, वो मैं जिक्र करूँगा, लेकिन कुछ वीज़े के प्रॉब्लम्स और डिलेज़ की वजह से फिर मैं 2 पे रहा। वो है कीनिया और एथोपिया। एथोपिया सारा तो नहीं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा, उसका कैपिटल और इसके अलावा कुछ उसकी नज़दीक की जगह देखने का इत्तेफाक हुआ, उसके ऊपर बात फिर करेंगे। तो आज इस वीलॉग के बनाने का मकसद ये है कि मुझे ख़ुद भी पहले बहुत सी चीज़ों का नहीं पता था, गो कि मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन बहुत सी चीज़ों के बारे में इल्म नहीं था। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने तजर्बे की रोशनी में और अपने मुशाहदात की रोशनी में जितना आपसे शेयर कर सकूँ, ताकि अगर आप भी जाना चाहते हैं और आप प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको जितनी भी सहूलत हो सके। तो इसमें कह लीजिए कि डूज एंड डू नॉट्स आ जाएंगे। आपने तैयारी कैसे करनी है, सामान क्या अपने साथ रखना है, आपके अखराजात तकरीबन कितने आएंगे डेली बेसिस पे, या किस किस चीज़ के ऊपर अखराजात आते हैं वहाँ पे, और उसके बाद ट्रैवलिंग कैसे होनी है, थिंग्स लाइक दैट। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि कीनिया के बारे में। और असल में कीनिया में मुझे जाना इसलिए भी मैं चाह रहा था कि उनकी सफारी है, गेम ड्राइव, वो बहुत मशहूर है। वैसे तो तंजानिया का भी है, और बाय द वे इट इज़ कंटिन्यूएशन, दोनों के बॉर्डर चूँकि मिलते हैं, तो हाफ से ज़्यादा जो है, जो ओवरऑल वो सारा गेम ड्राइव बनती है, उसका हाफ से ज़्यादा तंजानिया में है और हाफ के करीब इधर है। लेकिन नैरोबी वाला ज़्यादा मशहूर भी है, उसकी कुछ वजूहात भी हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो चाहिए होंगी। सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा, आपके पास येलो फीवर का कार्ड होना चाहिए। येलो फीवर के कार्ड से क्या मुराद है? पहली बात तो ये है कि हर जगह से येलो फीवर का आपको इंजेक्शन लग नहीं सकता। सिलेक्टेड जगह हैं, ढूंढिए, देखिए। जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, पिम्स हो गया या आगा खान, या इनमें से जो जहाँ पे जिस लोग रह रहे हैं। और ये इस इंजेक्शन का एक ज़रूरी बात ये होती है कि कार्ड बनता है। ज़्यादा लोगों के पास तो येलो कलर का था, जब मैंने वहाँ पे देखा मेरे पास वाइट कलर का था। लेकिन ये एक छोटी सी बुकलेट कहिए कि 2 पेजेस की होती है, और उसके अंदर एक स्टिकर लगता है, और वो स्टिकर मिलता है, जो इंजेक्शन लिया जाता है उसके अंदर वो स्टिकर पड़ा हुआ होता है। तो उस स्टिकर को वो देखते हैं, वो मल्टी कलर स्टिकर है, और उसके ऊपर 2-3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉपर लगवाना है, और उसका जो स्टिकर है वो आपके कार्ड के ऊपर लगा हुआ हो। जो लगाएंगे, जो जानते हैं वो करेंगे, लेकिन आपने ये इंश्योर करना है। क्योंकि मुझे उन्होंने थोड़ा सा ऐसे करके वो देखा, क्योंकि मेरे कार्ड का कलर येलो नहीं था। अक्सरियत के पास कार्ड ही वो जो थे वो येलो कलर के थे। ये 2-3 पेजेस का आप कहिए कि एक होता है, छोटी सी बुकलेट कह लीजिएगा, स्मॉल बुकलेट। तो चूँकि ये वाइट कलर की थी, तो वो पहले ऊपर से उसने नीचे तक मुझे देखा, फिर ये देखा, जब उसको वो स्टिकर नज़र आ गया तो उसने कहा ठीक है आप जाइए। अच्छा, इसकी ज़रूरत ना पड़े तो ना पड़े, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर आप पहली दफ़ा कहीं एशिया या यूरोप के मुल्क से आ रहे हैं अफ्रीका में, तो शायद आपसे ये ना पूछा जाए। लेकिन एक मुल्क से आप दूसरे मुल्क में गए नहीं, और आगाज़ इसी चीज़ से हुआ। ये जो मुझे इत्तफाक हुआ नैरोबी से अदीस अबाबा जाने का,
तो अदीस अबाबा वो जैसे ही आप जहाज़ से उतर के अपने इमिग्रेशन और वो क्लियरेंस की तरफ जाते हैं, तो उससे पहले एक साहब खड़े हुए थे, उन्होंने हाथ ऐसे दोनों फैलाए हुए और उन्होंने कहा ये लो काज, ये लो काज, ये लो काज, ये लो फीवर, ये लो फीवर। तो कहिए कि ये सबसे पहला उन्होंने वेलकम यही किया और हर एक को देख के फिर आगे वो आपको जाने दे रहे। तो इसकी अहमियत मैंने शुरू में इसलिए बता दिया कि ये आपने ज़रूर लेके जाना। और इसकी सबसे जो बड़ी खूबी है, ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। अगर एक दफ़ा आप लगवा लें तो अगले 10 साल के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया जी एक तैयारी की चीज़। दूसरे इसके ऊपर आ जाइएगा वीज़ा के ऊपर। वो ये है कि ये वेरी सिंपल, ये ई वीज़ा है जी। $50 वो लेते हैं, ऑनलाइन आप सब कुछ अप्लाई करते हैं, बहुत कम चीज़ें चाहिए होती हैं, मिनिमम पॉसिबल। अभी पिक्चर्स है तो वो तो डालनी है, आपका पासपोर्ट की कॉपी वो आपने लगानी है, उसके बाद जो आपकी ट्रैवलिंग आइटनरी है, जो आपका टिकट है और जो होटल रिजर्वेशन है, ये चीज़ें तो लगनी होती हैं। बाहर सूरत 3 to 4 वर्किंग डेज में वो होके आ जाता है और बहुत लो रेट है इनकी रिजेक्शन का, स्पेशली अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री हो तो। और ये इस दफ़ा मुझे ये एक चीज़ और सीखने का इत्तेफाक हुआ कि भले वो नहीं कह रहे, लेकिन आप अपने आप पे आपके पास अगर कुछ रीसेंट पास्ट के स्टिकर वीज़ाज़ हैं और ख़ास तौर पे अगर शेंजन का है या किसी ऐसे मुल्क का है, तो वो 1 या 2 साथ लगा देना कोई बुरी बात नहीं, वो फ़ायदेमंद है। दे डोंट आस्क, लेकिन आप उसके साथ अटैच कर दीजिएगा। तो तीसरे चौथे दिन आपके पास ये आ जाता है। अभी आ जाइए जी कि आपने कैरी क्या करना है। कैरी में मेरी वही दरख्वास्त, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन आई विल रिपीट कि आपने हैंड कैरी करना है, नहीं कोई भी आपने वज़न उठाना। और फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप कैबिन साइज अल्ट्रा लाइट अगर वो ले लें, मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन जो लाइटर वर्जन है इसकी वो आप ले लीजिएगा ट्रॉली बैग की। और नीडलेस उसे कि आजकल वो रोटेशन वाले हैं, यानी चारों उसके वो व्हील वो घूम सकता है, तो सिंपल वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो उस तरह का आप ले लें और कैबिन के अंदर वो फिट हो रहा हो। और आप 7 kg तक की तकरीबन हर एक ने परमिशन दी भी होती है। ये पौने kg के करीब बन जाता है इसका अपना वज़न, तो बाकी आपको बड़े आराम से आपके 6 kg पूरे आ जाते हैं। इस दफ़ा मैंने घर में वेइंग मशीन के ऊपर जब इसको देखा तो इट वाज जस्ट ओवर 6 kg। तो चीज़ें आपने क्या रखनी है जी, देखें, एक आपने जो भी कंफर्टेबल आपको ड्रेस मिलता है, ऑफ कोर्स आपका कोई, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि वो पॉकेटिंग वाला, पॉकेट्स वाला जो आपका ट्राउज़र है मल्टी पॉकेट वाला वो हो, वो ज़्यादा बेहतर है। और जो भी आप टी शर्ट या जो की चीज़ पहनना चाहें। अच्छा, वेदर के लिहाज से एक गुर मुझे किसी ने, मैंने भी इसी तरह पढ़ा कि आप ट्राई टू हैव लेयर्ड ड्रेस, यानी लेयर्स होनी चाहिए। मसलन नीचे हमने बुनियान पहनी भी है, उसके ऊपर फुल स्लीव्स आपने कोई टी शर्ट पूरे बाजू वाली वो पहनी भी है, उसके ऊपर आपका लाइट सा स्वेटर है और उसके ऊपर फिर आपने एक लाइट सी आपका ये कि विंड ब्रेकर या एक जैकेट पहनी भी है। तो जब जहाज़ में आप जाएंगे तो शायद आपको जैकेट की ज़रूरत ना पड़े, आप अपनी जैकेट उतारिएगा, जहाँ पे आपने अपना बैग रखा हुआ है उसके साथ उसको रख दीजिएगा, अपनी वेस्ट के साथ। मैं तो मोस्टली उसको वेस्ट के साथ बांध लेता हूँ और ताकि वो मतलब भूलने का अंदेशा उसका ना रहे। तो एक आपने ये लेयर्ड में आप पहनिएगा, और ताकि मकसद का ये होता है कि आप कुछ आहिस्ता आहिस्ता अगर ज़रूरत पड़े तो आप उतारते जाएं। और इसकी ज़रूरत पड़ी, नैरोबी में इसकी मुझे सख्त ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उधर मौसम भी बदलता रहता है। फिर जब इधर से गए तो बड़ी सख्त सर्दी थी, और जब उधर गए तो वो थोड़ा बदला हुआ मौसम था, लेकिन उधर शाम को ठंड हो जाती थी। इट वाज आपका ये कि मंथ ऑफ दिसंबर, मैं दिसंबर के शुरू में गया और पहली तारीखों को गया और 3rd वीक में मैं वापस आ गया। इट वॉज अबाउट 15-16 डेज दोनों का। तो दूसरा, आपके पास एक पेयर और होना चाहिए ड्रेस का, कुछ और लंबी चौड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। एक मेरे पास बड़ी मुद्दत से रेन कोट एक चल रहा है, वो शायद कुछ ग्राम्स का ही हो, तो वो रेन कोट अपने साथ रख लीजिएगा। वैसे तो जो आपकी जैकेट और विंड ब्रेकर है ये काम दे जाता है,
लेकिन थोड़ा उसको लंबा पहनने के लिए या कोई ऐसी ज़रूरत पड़ने के लिए तो वो भी एहतियातन है। मैंने इस पूरे विज़िट के दौरान मुझे उस रेन कोट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं इसलिए भी ले जाता हूँ कि उसका वज़न बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ये आपके पास चीज़ें, बाकी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। याद रखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, अभी भी बताऊंगा कि आपके पास एक जो क्रॉस ओवर एक बैग होता है ना, जिसको आप हमेशा कोशिश करें कि उसका जो पाउच है वो आपके सामने की तरफ रहे, ताकि कोई उसमें से कोई चीज़ निकालने वाला। मैं बैकपैक की फेवर में सम हो नहीं हूँ, लेकिन आप कहिए कि एक पाउच जो क्रॉस आपसे पहना हुआ हो नीचे, उसमें क्या है, मसलन मेरे हिसाब में मैं कोई तकरीबन 700-800 ग्राम के करीब उसमें चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए, ये छोटे छोटे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को कहेगा यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इन्हीं चीज़ों से थोड़ा थोड़ा करके फ़र्क पड़ता है। पावर बैंक है, अगर आपके पास अच्छी किस्म का है तो ये भारी होता है, उसको आपने बैग में क्यों डालना है, उसको आप पाउच में डालें और साथ उसकी लीड डालें, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी चार्ज करने की तो आप बैग को क्यों खोले, आपका उधर पड़ा हुआ है, वेट भी इधर आ गया। डिओड्रेंट है मसलन, मैं इधर रखता हूं, उसके अंदर डाल लेता हूं। और एक चीज़ मैंने और विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखी, वो ये है कि पहले मैं मोस्टली साथ ले जाता था शेविंग जेल छोटे वाली, अभी वो भी मैंने ख़त्म कर दी है, नहीं ज़रूरत। क्या आसान, जो मैं काफ़ी अभी मतलब चंद सालों से ये कर रहा हूँ, वो ये है कि सिंपली यूज़ द सोप। जो भी सोप वहाँ पे पड़ा हुआ वो देंगे आपको, सोप जिस जहाँ भी आप ठहरेंगे सोप तो पड़ा हुआ होगा, अदरवाइज छोटा सा सोप आप अपने साथ रख लीजिएगा, उधर से ले लीजिएगा, बाद में उसको उधर ही फेंक आइए। उसको अच्छी तरह लगा के देखिए, पहले ज़मानों में जो गांव, और मुझे वो याद आता है वहाँ पे जो शेप बनाने वाले, उसको राजा कहते थे, या जो भी अपनी वो ज़ुबान में होता है, नो ऑफेंस टू द रियल राजाज, लेकिन एक ऐसे नाम दिया हुआ होता है। तो वो बैठ के काफ़ी देर तक चोरी साहब के ना इधर पानी लगा के, और कोई साबन कोई चीज़ नहीं है, हाथ सही करते, कहानियाँ भी साथ सुनाता था, और उसके बाद वो शेव कर देता था। और शेव भी वो करते हैं कोई 5-7 दिन के बाद। कहने का मकसद ये है कि कोई किसी जेल की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इट वेज, उस वेट को रिड्यूस कीजिएगा। आपकी जो ट्रैवलिंग किट है उसको सिंप्लीफाइड कर दीजिएगा। अभी जूतों पे आ जाइए। जूतों में ये है कि कभी भी नए जूते ना लेके जाइए, जूते ट्राइड आउट होने चाहिए। जिस तरह के भी आप, स्नीकर बेहतर होते हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स पे जूते उतरवाए जाते हैं, ख़्वाह उसमें कोई मेटल का पीस हो या ना हो। सो अगर लेसेस के बगैर वाले आपके हों, वो स्टिक ऑन टाइप या जिस तरह के भी आप कहिए, कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए, ईजी टू रिमूव, ईजी टू वेयर होने चाहिए, और लाइट वेट उनको रखा जाए। आपके बैग में सिर्फ आपको एक हल्के से जो लाइटेस्ट पॉसिबल स्लीपर, क्योंकि कुछ जगहों पे आपको रहने, जहाँ पे रहते हैं, नहीं मिलते, या शाम को आप कहीं घूमने के निकले, आपने कहा यार क्या भी पूरे मैंने वो स्नीकर्स क्या पहनने हैं, ये मैं स्लीपर पहन लेता हूँ, जिसको हम हवाई चप्पल भी कहते हैं, तो वो एक साथ रख लें और यू आर गुड टू गो। यू विल सी आपका 3/4 बैग खाली, 3/4 बैग होगा, 1/4 खाली होगा। अच्छा, इसके अंदर जो आप चीज़ें रखते हैं ना, मैंने भी इसी तरह ही सीखा, वो प्लीज़ उनको रोल कीजिएगा। आपने वेस्ट रखनी है, उसको रोल करें। ये रोल जो चीज़ें हैं, ये फिटन भी बड़ी अच्छी से मुख्तलिफ जगहों में, कोनों खुदरों में हो जाती हैं, और इनका ये स्पेस भी कम घेरती हैं। तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं उनको आप रोल कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया जी कि जो आपने कैरी करना है और आपके साथ लेके जानी है। आपको कागजात का बता दिया, वीज़ा आपको जो है वो ऑनलाइन आपका मिलता है, जिसको आप अपने पास रखते हैं। वो कलर्ड आता है, आपको कलर्ड ही उसका एक प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा। जहाँ पे आपने बाकी चीज़ें रखनी हैं, यानी टिकट आपने एक कॉपी रखनी है, बाकी कुछ रखना है, उसके साथ ही आप उसको भी रख लीजिएगा। एंड आई विल रिकमेंड कि येलो फीवर वाले का एक कलर्ड उसकी कॉपी लेके वो भी वहाँ पे उसके साथ लगा दें, यानी आपका एक छोटी सी जो पेपर वाली जो है बफ वो मुकम्मल हो।
आपको दाएं बाएं चीज़ों को देखना ना पड़े। चलिए अभी जी आ जाइएगा कि फ़्लाइट कैसे ली जाए और कहाँ ली जाए। तो फ़्लाइट के लिए ये है कि हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनसे अगर हम जाते हैं तो मेरे ख़्याल में जो मोस्टली आप अपनी अपनी जगहों से देख लीजिएगा, लेकिन मोस्टली जो गल्फ़ के आपके ये एयरलाइंस मिलती हैं, जो भी 3-4 उनकी मशहूर हैं, वो आपको इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर से वो आपको दुबई पहुंचाते हैं। दुबई से फिर आगे काफ़ी चॉइस है। और यहाँ मैं बताता जाऊँ कि इनकी बहुत अच्छी एयरलाइन है, कीनिया एयरवेज उसको कहते हैं, एंड इट्स अ गुड वन। वो अफ्रीका का नाम सुन के हम कहते हैं पता नहीं उधर क्या टूटी फूटी और ख़राब चीज़ होंगी। आई फाउंड इट वेरी गुड, सॉरी टू से। पीए का जिस जहाज़ पर यहाँ से गया हूँ, ये 2001 ऑफ द बेटर एयरक्राफ्ट्स जो ये इंटरनेशनल रूट पे चलते हैं, तो दुबई तक उसके ऊपर गया था। तो उसका और दूसरे का जो कंपैरिजन है, बस मकसद ये है कि दैट्स अ गुड एयरलाइन। अच्छा, तो आपने टिकट जो फिर ख़रीदनी है, कब ख़रीदनी है, एक स्टॉप लेना है, लॉन्गर स्टेज वाली सस्ती होती है, दैट्स ए कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम जो आपको हिट एंड ट्रायल के ज़रिए, या अगर आपका कोई बुकिंग एजेंट है जिसे आप करवाते रहते हैं, उससे मशवरा कर लीजिएगा। वरना आप इसके बारे में पढ़ भी लीजिएगा, ख़ुद भी ट्राई करके 2 या 3 जो इनकी आप कहिए कि एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर वो टिकट बुकिंग का, और आजकल तो बड़ा अच्छा है, आपने जिस रूट के ऊपर जाना है उसका आप सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप उसको नोटिफिकेशन पे लगा दें, तो उसके किराए, उसके जैसे जैसे फेयर्स नीचे आएंगे या बदलेंगे वो आपको इतला आती जाएगी, आपको ईमेल आ जाएगी कि जी आजकल इसका ये किराया, आजकल इसका ये किराया, आजकल इसका ये किराया। और दूसरा जो अच्छी ये एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर जब आप जाते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, तो अमूमन वहाँ पे गाइडलाइन दी हुई होती है कि किस किस डेट को कितना कितना, छोटा सा वहाँ पे लिखा हुआ होता है कितना कितना फेयर होगा। तो 90,000 भी कहीं किसी के ऊपर होगा, किसी पे 80 होगा, किसी के 70 होगा, इतना फ़र्क उसमें चलता है। तो ये उस एप्लीकेशन से ही आपको मिल जाता है, उसमें आप जस्ट फॉर योर लर्निंग हिट एंड ट्रायल कीजिएगा। तो ये तो हो गया जी, आप का सब सारी चीज़ें पूरी हो गई। लेयर ड्रेस है आपका, इधर से अगर सर्दियों में जाते हैं तो आपको नेचुरली डोंट एक्सपोज यूर सेल्फ इन कोल्ड वेदर। एक अगर आप कैप ले लेना, आप कहिए कि लाइट वुलन की अंदर उनकी लाइनिंग बड़ी अच्छी सी हुई भी होती है, वेलवेट टाइप लाइट होती हैं, अगर वो आप एक रख लें तो उसका फ़ायदा ये है कि हल्की भी है, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो सर पे और आपको यहाँ तक वो, ताकि वो ढांप ले जहाँ कहीं आपको सर्दी की ज़रूरत हो। मैं तो विद ड्यू अपॉलॉजीज, मेरी तो रिकग्निशन, बल्कि जिस कोई एक जगह पे जहाँ हम फ्रीक्वेंटली बाहर जाते थे तो मेरा तो कोड भी वही बन गया, और पूछा जाता था कि यानी मैं मफलर ज़रूर साथ रखता हूँ, बड़े काम देता है। ये इसको गले के इर्द गिर्द लपेट लें और आप सर का कान और इसे ढांप सकते हैं। बहर सूरत मैं तो मफलर को बहुत तरजीह देता हूँ और साथ रखता हूँ। वो कैप का भी कई दफ़ा काम दे जाता है, सर के ऊपर भी एक उसको वल दे दें और उसके बाद गले में सर पहन लें। चलिए जी, पहुँच गए। कोई लंबी चौड़ी वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है। आपके पास अगर रिटर्न टिकट है और आपके पास होटल रिजर्वेशन है, होटल रिजर्वेशन का भी मैं आपको बता दूँ कि बहुत से एयरपोर्ट्स के ऊपर और इमिग्रेशन वाले जो हैं वो चेक करते हैं कि आपने यहाँ पे रहना कहाँ है। लेकिन एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं, वो ये है कि कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए आप ना करें बुकिंग, क्योंकि देखिए यू कैन जस्टिफाई। अगर आप सफारी के लिए जा रहे हैं तो आप जाएंगे नैरोबी, लेकिन नैरोबी 1 या 2 दिन रुकने के बाद यू विल ट्रैवल देन बाय रोड और वेयर यू विल ट्रैवल टू मसाई मारा, जो उनकी सबसे वो गेम ड्राइव वाली जगह है। तो यू कैन ऑलवेज से हफ्ते के लिए आप जा रहे हैं, 3 दिन की बुकिंग हुई हुई हो, और अव्वल तो पूछा ही मुझे नहीं, मैंने तो इस तरह किया था, किसी ने ना ही मुझे पूछा है कि आपने 3 दिन क्यों कराई है और 10 दिन इधर रह रहे हैं, और अगर पूछते तो मैं उनको बता देता। और उसके बाद ही आप जब एयरपोर्ट पे उतर गए, आपकी चीज़ें क्लियर हो गई, तो एक बड़ी अच्छी वहाँ पे चीज़ है, काम की चीज़ है, वो नोट कर लीजिएगा। वो ये है कि एयरपोर्ट से आपने सिम कार्ड लेना है, और वहाँ पे एम पैसा है, जिस तरह जैज़ कैश या ये चीज़ें हैं उनका एम पैसा है। ये एम पैसा इंटरनेशनल अभी तकरीबन हो गया,
उनकी रेडी वाला भी एक्सेप्ट करता है एम पैसा। वो आपके पास वैलेट में पड़ा हुआ है, तकरीबन उन्होंने हर एक ने डिस्प्ले किया हुआ कि उसके एम पैसा का ये नंबर है। एम पैसा और जो सिम कार्ड है, सिम कार्ड safari.com लेने, $1 का आता है टोटल। $1 की सिम लेंगे, एयरपोर्ट पे ही लें, उसमें लोडिंग हुई भी होती है कुछ अमाउंट की, कुछ अगर आप और डालना चाहें डाल लें, और उसके बाद वहीं पे कोशिश करें कि आप उनसे पूछ लीजिएगा कि एम पैसा का क्या तरीका। इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन है। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैंने एक और उनकी जो सर्विस है वो कर लिया, लेकिन उनका फिर एम पैसा के साथ लिंक नहीं था। देन आई हैड टू चेंज। तो एक रुपए की वो सिम आती है, आप जब चाहें आप उसको दूसरी भी ले सकते हैं। तो ये आप एयरपोर्ट से करके जाइएगा। और एयरपोर्ट के ऊपर बाय द वे रेट्स मुनासिब हैं एक्सचेंज के। उनकी शिलिंग है जी, द करेंसी इज शिलिंग, और एज ऑफ नाउ वो चल रही है रफली 150 शिलिंग्स टू $1, यानी हमारी करेंसी से वो 2 गुना बेहतर है। हम तकरीबन 300 के करीब हैं, इसका मतलब है हमारे 2 रुपए से उनका 1 शिलिंग आता है। तो ये आप मुआवजा कर लीजिएगा। और उनकी कुछ जगहों के ऊपर वो इतने शौक से डॉलर नहीं लेते, हालांकि ले लेना चाहिए। तो जो छोटी जगह होती हैं फिर वो सोचता होगा मैं कहाँ पे इसको फिर लेके जाऊंगा। शिलिंग तो खुशी खुशी लेते हैं, और शिलिंग आपका एम पैसे में डला हुआ होना चाहिए। एयरपोर्ट से आप बाहर आ गए, और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको होटल पिक एंड ड्रॉप दे दे मुनासिब रेट्स के ऊपर तो वो बड़ा अच्छा होता है, वो आपकी सरदर्दी ख़त्म हो जाती है, तो एक ज़्यादा बेहतर तरीका है। बाकी आप वहाँ पे पहुँच गए, और उसके बाद आपका अगला फेज़ शुरू हो जाएगा जो है सफारी का। तो अभी सफारी के फेज़ के ऊपर मैं आता हूँ जी। ये बड़ा ट्रिकी काम है, इस पे आप जितना भी पढ़ लेंगे ना वो कम है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, फिर अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो तो उनको ज़रूर पढ़िएगा। सबसे पहली बात, इट्स अ कॉस्टली अफेयर। यस सर, सफारी इज़, अगर मैं उसको कहूँ कॉस्टली से भी एक डिग्री आप ऊपर ले जाएं कि नॉट दैट ईजी टू अफोर्ड। चलते चलते जैसे आगे मैं फिर भी बताऊंगा, लेकिन सफारी इज़ अ कॉस्टली अफेयर। अच्छा जी, जो यहाँ से नैरोबी से तकरीबन आप कह लीजिए कि 6.5 घंटे की 4x4 जीप की ड्राइव है। मुनासिब सड़क भी कुछ जगह पे है फिर, लेकिन फिर आगे जाके वो बुशेस में से उसमें से जाती है। तो मैंने जो पढ़ा और देखा उसमें ये है कि कोई ख़ास चीज़ आपको रास्ते में नज़र नहीं आती। इट इज़ जस्ट ट्रैवलिंग एंड हैविंग जस्ट व्यू। और दूसरा तरीका ये है कि उनके छोटे एयरक्राफ्ट्स हैं, सफारी लिंक है कि उनकी कंपनी, उनके पास 12 सीटर हैं, बहुत सारे चिड़ियों की तरह भागे फिर रहे होते हैं। उनमें उसका आप टिकट लें, तकरीबन दोनों का खर्चा एक जैसा है। और ऊपर से मैंने जो देखा कि आपको जो व्यू नज़र आता है, चूँकि उसकी लो फ्लाइट होती है, कंप्लीट व्यू आपको नज़र आता है, ब्यूटीफुल व्यू नीचे। मेरा ख्याल है वो ट्रैवलिंग में वैसे आपको वो चीज़ नहीं आती। आई एंजॉयड इट। फिर ख़ास तौर पे जब जाके आपने इतना बड़ा वो उनका गेम ड्राइव है और इतना बड़ा वो एरिया है, उसमें जब घूमना ही है तो फिर रास्ते में एक दिन पूरा ट्रैवल करके, मैं तो उसको बैक ब्रेकिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन बैक स्ट्रेनिंग ज़रूर वो ट्रैवल है। टाइम भी बच जाता है, ऊपर से आप सारा व्यू भी देखते हैं। और इसी तरह अगर वहाँ पे आपको अरेंजमेंट हो जाए कि वो आपको पिक एंड ड्रॉप दे दे। प्लीज़ रिमेंबर, 3 एयरपोर्ट्स हैं मसाई मारा के, की क्रॉक के दोनों यूज़ होते हैं। ये सबसे फेमस है जी। बाकी छोटे भी हैं, लोग मुख्तलिफ उनको गाइड करते हैं, जिनके कहिए कि होटल और जो ज़्यादा लोग इसको एजेंट के ज़रिए कराते हैं। कंप्लीट पैकेज वो लेते हैं, इतने दिन का है जी। और वो ज़्यादा जीप ही यूज़ करते हैं, क्योंकि आगे फिर जाके गेम ड्राइव में जीप ने यूज़ होना होता है। तो वो शुरू से ही ये आपका वो हिसाब किताब करके, और उसमें खूबसूरती है कि उन्होंने तो साथ जाना नहीं है, उनका आगे फिर आगे राब्ता होता है होटल के साथ उस तरफ, और इधर एक ड्राइवर जो गाइड भी है, ड्राइवर भी है, और आपको सब चीज़ें बताएगा, उसके सुपुर्द कर दिया जाता है। तो आप वो आपका फिर ही इज़ सॉर्ट ऑफ एवरीथिंग फॉर यू।
तो ये एक वहाँ पे तरीका चलता है। मैंने देखा 90% लोग जो हैं वो इसके ज़रिए जाते हैं थ्रू सम कंपनी और एजेंट, और बहुत वेरिएशन है। वो तकरीबन पर डे के लिहाज से इसको काउंट करते हैं। पर डे जी आप अंदाज़ा कीजिए कि ओवर $1000 पर डे भी है। और जो कंफर्टेबल और जिसको वो तरजीह देते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें फिर आपको कम शिकवा शिकायत होगा, अदरवाइज गाड़ी इतनी अच्छी नहीं होगी, रहने की वहाँ पे जगह इतनी मुनासिब नहीं होगी, आपको गेम ड्राइव इतनी अच्छी वो नहीं कराएंगे। तो वो जो मिनिमम भी वो कहने सुनने में वो है, ये है जी तकरीबन $300 ए डे। देखिए इसमें $80 चले जाते हैं। ये बड़ा इन्होंने महंगा काम रखा हुआ है, एंड दे आर अर्निंग ए लॉट। इमेजिन $80 हमारे क्या बने जी, 24-25 हज़ार बन गया, ओवर 20,000। ये एक दिन की टिकट है एंट्री की मसाई मारा गेम ड्राइव में। अगले दिन आपने जाना है 80 की एक और लेंगे। तो मेरे ख्याल में तो 2 दिन से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी उनका तरीक़ाकार है, जब वो पूछते हैं कहीं कि 2 दिन देखना है, एक दिन वैसे आप स्टे वहाँ पे जिस दिन गए हैं वहाँ तो आप मूव करेंगे ही नहीं, उसके अगले दिन आप देखें, उसकी अगली बार, यानी आप अराउंड मैं समझूंगा कि 4 to 5 डेज़ अगर आप बाई रोड भी जा रहे हैं तो एक दिन ट्रैवलिंग का, जाने का, एक दिन आने का, 2 उधर ड्राइव के, एक एक्स्ट्रा डे, ये 5 आपके टोटल दिन बनते हैं। इसमें ये काम हो जाता है। एंड ये दिस इज गोइंग टू बी, अभी आप हिसाब लगा लीजिए कि अगर $300 भी पर डे हो तो फिर ये 5 दिनों की बात कहां पहुंच गई। क्योंकि तकरीबन $180 या $200 के करीब वो 4x4 गाड़ी वाला जो है वो आपसे लेता है। अगर आप ज़्यादा लोग हैं, वो ग्रुप्स भी बनाते हैं, लेकिन उसमें बड़ी वो अजीब सी मखमसा आ जाता है कि कोई व्यूइंग इतनी अच्छी नहीं है। मुझे तो इत्तेफाक हुआ कि एक ही मैं अकेला ही था और उन्होंने भी यही रिकमेंड किया और मैंने ये जो ट्रायल किया है, मैंने सारा कुछ अपने तौर पे किया था। देयर हैज़ बिन टफर मोमेंट्स इन दैट ऑल्सो। अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो टिकट बुक खुद कराएं एयर लिंक की, वेबसाइट पे जाएं, अपने होटल को बताएं, टिकट आपकी बुक हो गई, रिटर्न। उसके बाद आप जाके ऑनलाइन होटल ढूंढे, पहले से ढूंढे भी हों, यहां से जाते भी ढूंढे, कौन सा, किधर, उसको एयरपोर्ट कौन सा लगता है। उसमें बड़े बड़े ड्रामे हैं। मसलन आई हैपन टू मीट ए स्मॉल ग्रुप, 3 लोग थे वो। तो दे सेड के जी जब हम यहाँ पे आए हैं ना तो रिसीव तो नहीं किसी ने करना था, हमने अपने तौर पे जाना था उस होटल की तरफ। तो वो हम जब गए हैं तो वो सफारी के एरिया के अंदर था, तो दे हैड टू पे $80 टू रीच टू देयर होटल। ठीक है, मे बी वो फिर उनसे टिकट वो ना लें, लेकिन ये याद रहे कि वो टिकट ली जाएगी वो 1 दिन की होगी। तो ये बड़ी उधर मखमसे वाली चीज़ें हैं। उधर कहाँ आपने रहना है, कैसे आपने मूव करना है, किसने आपको रिसीव करना है, ये बड़े ध्यान की बात है। मैंने तो चांस लिया, आई स्टेड देयर फॉर अबाउट 3 डेज़। और ख़र्च मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे कोई जो सेविंग हुई है, इफ़ नॉट हाफ एंड हाफ, तो मैंने कोई 40% उसमें सेविंग की बाई हैंडलिंग इट माई सेल्फ। छोटे मोटे चैलेंजेस आए, एक मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूँ कि मैंने उसी होटल वाले से वो करके, मैं 1-2 वो हैं बुकिंग साइट्स, उनके ज़रिए करता हूँ। उसमें अगोडा भी है, booking.com भी है। तो आप की जब आप पहले बुक कर लेते हैं तो फिर आपकी बातचीत शुरू हो जाती है। आप उनसे पूछते हैं, आप उसमें लिखा होता है स्पेशल इंस्ट्रक्शन में आप उनको लिख के भेजें कि प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी अराइविंग ऑन Keycrock airstrip, who is going to collect me, what are your arrangement, do you have a shuttle or not। अच्छा, मुझे उन्होंने उसमें देखा, मैंने शटल थी लिखी भी थी। तो 2 बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो ड्रेस उन्होंने पहने हुए, वो होस्ट था, एक ड्राइवर था, एक गाइड सॉर्ट ऑफ था। बड़ा मैं राज़ी हुआ, तो वो ले गए। तो जब हिसाब किताब की बारी आई तो उन्होंने कहा जी कि आप हमें $100 वो दे दीजिए, सॉरी $140 दे दीजिए। मैंने कहा वो काहे के? उन्होंने कहा जी एयरपोर्ट पिक के और ड्रॉप के हम आपसे कम लेंगे। मैंने कहा भाई वो किस लिए, ये तो शटल थी आपकी।
उनका सॉरी सर, वो एक्चुअली हमारी शटल बंद हो गई तो वो ख़राब हो गई। तो अच्छा, जब ये थोड़ा मुश्किल वक्त आता है ना, तो फिर वो इंग्लिश समझना बंद कर देते हैं। ठीक ठाक समझ आ रही होती है, हाई लिटरेसी रेट 90% प्लेसेस के ऊपर इंग्लिश चलती है। तो मैंने कहा भैया, ये शटल जो लिखी हुई है इसका आप कितना मुझसे $40 ले लीजिएगा, $50 ले लीजिएगा कि आपने मुझे वहां से उठाया, तो पूरे दिन के लिए आपने क्यों मेरे लिए कराई। खैर, उससे मुझे फिर बारगेनिंग करके फिर उन्होंने कहा जी ये तो हम कर बैठे हैं, तो हम वापसी का आपको बेहतर कर देंगे। तो इस तरह की चीजें इसमें आती हैं, आपको ध्यान रखना होता है। प्लीज रिमेंबर, कभी वो जगह बुक ना कीजिएगा जिसके 50 से ऊपर रिव्यूज ना हों। नॉट एनी रिव्यू वाली प्लीज अकोमोडेशन स्पेशली मसाई मारा में बुक ना कीजिएगा। बहुत सी जगह हैं जहां पे वो नया उन्होंने वो डाला हुआ है कि वी डोंट हैव सफिशिएंट रिव्यूज। मैं तो भैया रिव्यूज का जो है ना, उनका वो ऑप्शन होती है ना, आपने कब देखना है, सीजन कौन से में देखना है, आपने कपल्स वाला देखना है, ये देखना है, एक सबसे नीचे उनका होता है कि आप उसको किस सीक्वेंस में देखना चाहते हैं। तो मैं उसमें करता होता हूं कि लोअर स्कोर टू हाई स्कोर। पहले मैं देखना चाहता हूं कि जिसने 1 2 3 4 दिए हैं, लेस देन 4 और लेस देन 4 वाले ने जो 10 में से दिए हैं, वो क्या कहता है। अगर वो चीजें रिपीट हो रही हैं 2-3 लोगों की, तो अवॉइड इट। एक ने कह दिया, थोड़ा देखें उसको। सो प्लीज रिव्यू जरूर देखिएगा और रिव्यू वाले में जाइएगा। नए वाला तजर्बा हरगिज ना कीजिएगा। अगर आप इसके अलावा अगर आप सहल काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो देन गो फॉर बारगेन करें। वहां पे जाके भी आप कर सकते हैं अपने होटल के जरिए, और यहां से भी आप कर सकते हैं। जिस जगह पे आप रहते हैं बहुत उनके एजेंट्स हैं, भरे पड़े हैं, आप उनको पता चल जैसे ही दे विल बी आफ्टर योर ब्लड। तो इस तरह से जी ये चीजें आ गई जो आपने वहां पे एहतियात करनी है। वेदर वहां जाने के लिए कौन सा बेस्ट है जी। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं 40% मोर अमाउंट, तो फिर तो है वो जो पीक सीजन का है, दैट इज जून जुलाई एंड अगस्त। ये माइग्रेशन जो हो रही होती है ना, बेसिकली जी ये माइग्रेशन इज फ्रॉम 2.5 से 3 महीने के लिए। ये उनको वो बिग 5 कहते हैं, जिसमें लायन आ जाता है, चीता आ जाता है, एलिफेंट आ जाता है, ज़ेब्रा आ जाता है। तो इनकी माइग्रेशन जो होती है, और उसमें वो वाइल्ड बेफलोज भी हैं और राइनोज भी हैं। तो इनकी जो माइग्रेशन 2-3 महीनों के लिए होती है, दैट इज देयर बेस इज इन नॉट मसाई मारा, देयर बेस इज इन तंजानिया। तो इधर क्यों आते हैं, देखिए अल्लाह की कुदरत, एंड दे कम इन थाउजेंड्स, 100 से तो बात ऊपर होती है। आप कभी इनकी मूवीज भी देखिएगा, ऐसे भाग रहे होते हैं। और सबसे खूबसूरत नज़ारा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिवर भी चलता है जो आगे जाके लेक विक्टोरिया में गिरता है, और लेक विक्टोरिया जो है वो स्टार्ट पॉइंट है नाइल का। तो वो मारा रिवर, ग्रेट मारा रिवर उसको कहते हैं, वो गेम ड्राइव के बीच में से पास हो रहा, तो उसको मुख्तलिफ जगहों से वो क्रॉस करते हैं। एक तरह की बाउंड्री भी बनता है बिटवीन तंजानिया एंड कीनिया। तो उसको जब वो क्रॉस कर रहे होते हैं, ओहो, एक सीन देखने वाला होता है। क्यों आते हैं जी, यहां पे फूडर का वो सीजन इस तरफ है, और वो कहते हैं जी सितंबर में ऐसा टाइम है, 2-4 दिन का फर्क पड़ेगा उनके आने का और जाने का। तकरीबन 3 महीने उन्होंने इधर रहना है। वो 3 महीने पीक कहलाते हैं। रेट्स आर हाई, एवरीथिंग विल गो अप 40%। मैं जी तरजीह दूंगा, मुझसे आप अगर एडवाइस मांगे तो मैं कहूंगा शोल्डर पीरियड। शोल्डर इज नॉट पीक, नॉट वेरी लो। वेरी लो में क्या आता है, वेरी लो में फिर रेंज बहुत आ जाती है। तो फिर शोल्डर सीजन इसके लिए कौन सा है, एक है जी जो ज्यादा वो रिकमेंड करते हैं, वो है जनवरी का महीना। 1-1.5 हफ्ता पीछे आप दिसंबर का लगा लें, 1-1.5 हफ्ता पीछे आप फरवरी का लगा लें, क्योंकि मार्च में बेअंदाज बारिशें शुरू हो जाती हैं। एक और चीज याद रखें, वो भी मुझे अभी जाकर पता चला, उन्हें कहा जी ये सीजन अभी इतना बारिशों का नहीं था, लेकिन इतनी तेज बारिशें हुई हैं 4-5 दिन। और वो ड्राइवर मुझे बता रहा था, जिसने मुझे नैरोबी एयरपोर्ट से पिकअप किया, वो दिखा रहा था
कि इतना अनप्रडिक्टेबल वेदर हो गया हुआ है ड्यू टू ये सारे जो इन्वायरमेंट वाले इश्यूज चल रहे हैं, और उसकी वजह से जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है वेदर की, उसने कहा इतनी तेज़ बारिशें हुई हैं कि इस महीने में हमारे इतनी होती ही नहीं है। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि बारिशें होंगी, लेकिन डोंट गेट इन टू दी, आप कहिए कि डिक्लेयर्ड सीजन है बारिशों का, उसमें ना जाइएगा। तो जी ये डूज और डो नॉट्स के बारे में मैंने अर्ज़ कर दी और ड्रेसेस का आपको बता दिया। इसके अलावा प्लीज़ अगर आपकी कोई क्वेरी हो कीनिया जाने की, गेम ड्राइव के बारे में, मसाई मारा के बारे में, मेरे और एक्सपीरियंसेस जो अब मुझे पर्सनली वहाँ पे हुए और जो मैंने ये सेल्फ एडवेंचर की, मुझे यही उन्होंने कहा जी कि ये पहली दफ़ा कोई इस तरह का काम नहीं करता। मैंने कहा नहीं यार, कोई ना कोई करते होंगे, ऐसी भी बात नहीं है। मुझे फॉर मी देयर वर 1 or 2 jerks विच गॉट 50%, लेकिन उनमें कोई वो ऐसा नहीं था कि मुझे जिसमें कोई बंदा कहे कि लूट लिया मुझे उन्होंने, या कोई जान का खतरा था, या क्योंकि वो है इलाका बहुत ही अजीबो गरीब, मतलब है कि जंगल, ऊपर नीचे रास्ते, बारिश की वजह से तबाह। 4x4 काम देती है उधर, 4x4 के अलावा काम नहीं। आप जानना चाहते हैं कि उधर मुझे सफारी में क्या क्या चीज़ें देखी, मैंने क्या क्या इत्तेफाक हुआ, तो काइंडली डू विजिट माय चैनल और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें जी मिल जाएंगी। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग, एंड रिमेंबर डोंट फॉरगेट टू गिव योर कमेंट्स, एंड प्लीज़ डू आस्क मी अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए। आई विल फिनिश ऑन दिस नोट कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना तो एक दफ़ा सफारी कर लें। मेरा तो दिल था, एंड पैसे जो खर्च हुए सो हुए, लेकिन मैंने आके ये फील किया कि इट वाज वर्थ इट। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एक चीज़, नैरोबी इज़ द ओनली कैपिटल इन द वर्ल्ड जिसके साथ एक बजाते खुद गेम ड्राइव मौजूद है। देयर इज़ अ सफारी ह्यूज, वहाँ पे तकरीबन सारे एनिमल मिल जाते हैं, लेकिन वो इतनी तादाद उनकी नहीं है, उस क्वालिटी में नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम हो तो वो काम दे जाता है। उसका जी जो डेली आजकल उन्होंने कर दिया था, वो कह रहे थे कि 35-36 था, बट दे चार्ज फ्रॉम मी $43 एंट्री फी है। उस जो लोकल है, इट्स मिडल ऑफ द सिटी से जस्ट ऑन 3-4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी एक, अगर आप करना चाहें तो एक आप वो भी टेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, हैव ग्रेट डे, एंड रोम अराउंड, देखिए अल्लाह की दुनिया, कहीं या अल्लाह तूने कहा था कि देखो मेरी निशानियां, तो मैं तो निशानियां देखने जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, अपने नज़दीक वालों का ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।